तो हम सीरीज आरएलसी सर्किट को कंटिन्यू करते हैं। उसमें तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है बच्चों कि एक्सएल की वैल्यू अगर एक्ससी के बराबर है, इसमें आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वीएल की वैल्यू जो है वो वीसी के बराबर होगी। मतलब अगर सीरीज आरएलसी सर्किट है तो अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल आ रहा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का, तो ये जो है ये कंडीशन बोला जाएगा रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोला जाएगा? रेजोनेंस कंडीशन। तो अपन यहाँ रेजोनेंस होने का दो तरीका देख लिए कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, ठीक है, या वीएल इज इक्वल टू वीटी। दिस स्टेट इज नोन एज रेजोनेंट स्टेट। तो अपन जान लें कि रेजोनेंस स्टेट होता क्या है। देखो, किसी भी सर्किट को रेजोनेट होने के लिए होता क्या है कि सर्किट का जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, सर्किट का जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, अगर जो सोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए तो अपन बोलते हैं वो जो सर्किट है बच्चों वो रेजोनेंस स्टेज पे है। किस पे? रेजोनेंस स्टेज। मतलब इसका डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? द सर्किट टू बी रेजोनेंट। कोई भी सर्किट जो रेजोनेंट स्टेट पे तभी होगा जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्किट जो होगा वो फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज के बराबर हो। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि किसी भी सर्किट को रेजोनेंट होने के लिए उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर एलिमेंट होना ही चाहिए। अपन यहाँ देखें तो अपन देखेंगे कि रेजोनेंस स्टेज जो है दो तरीके का पड़ेगा। एक जो है सीरीज अरेंजमेंट और दूसरा पैरेलल। अपन सीरीज को डील कर रहे हैं यहाँ। देखो, हमने सीरीज आरएलसी में फेजर एडिशन किया था तो फेजर ऐसा आया था। यहाँ पे अगर ये वाला कंडीशन देखें तो वीएल इज इक्वल टू वीसी, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा होगा ना। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा होगा, सिर्फ आईआर और वीआर बच रहा होगा ना। तो ये रिजल्टेंट फेजर बन रहा। हम जानते हैं कि ऐसा फेजर अपन सिंपल सर्किट में देख चुके हैं जहाँ पे करंट जो है वोल्टेज के साथ चल रहा होता है। वो वाला जो होता है केस वो कौन सा होता है? प्योर कैपेसिटिव केस, सॉरी प्योर रेजिस्टिव केस ना। तो यहाँ जो केस होता है वो होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में अपन देख चुके थे कि आईआर और वीआर जो है सेम फेज में चलता है। तो अपन यहाँ देख लिए कि रेजोनेंस अगर स्टेज में है तो एलसीआर सीरीज सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव बन जा रहा है, फेजर से दिख रहा है। और अपन जानते हैं कि आईआर और वीआर जो है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज करंट पासिंग थ्रू द आर is in same phase. That's why the phase difference between IR and VR will be zero. Means you can say that current and voltage are in same phase. चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ये बात पता करना ही पड़ेगा कि अगर आरएलसी सीरीज सर्किट है तो कहीं रेजोनेंस स्टेज पे तो नहीं है। उसके लिए अपन देख चुके हैं कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होना चाहिए और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर शुड बी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है, और प्योर रेजिस्टिव केस होना चाहिए। चलो, अब अपन एक एक करके कुछ डील करते हैं बातों को। जब अपन इम्पीडेंस निकाले थे आरएलसी में तो निकाले थे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। चूंकि रेजोनेंस स्टेज पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी है तो ये टर्म टेंड्स टू 0। तो यहाँ जेड जो आएगा वो आएगा मिनिमम और उसकी वैल्यू आएगी आर के बराबर ना। उसकी वैल्यू यहाँ आर के बराबर आ रही है। तो अगर एलसीआर सीरीज सर्किट रेजोनेंट स्टेट में है तो वहां पे उसका इम्पीडेंस जो है बच्चों वो मिनिमम होता है। ये अलग तरीका हुआ पहचानने का। तो मिनिमम है, आपको पता है कि अगर किसी भी सर्किट का हिंड्रेंस मिनिमम है, मींस रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो उससे करंट जो है मैक्सिमम फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा और उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, वी मैक्स बाई आर, मतलब V बाई आर के बराबर वो मैक्सिमम करंट, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम हिंड्रेंस आ रहा है ना, इम्पीडेंस मिनिमम है जो मिनिमम इम्पीडेंस। अगर यहाँ पे आप IRMS निकालना चाहते हो तो IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई आर आएगा। चलो, जो चौथा बात है वो ये है कि अगर यहाँ पे फाई जो है 0 है तो tan फाई की वैल्यू 0 आएगी। मतलब फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस जो है वो 0 है। डेल्टा फाई कितना होगा? 0 के बराबर। चलो, अब मान लो कि अपन
सप्लाई देते हैं V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी का। तो करंट कैसे आएगा, भले ही LCR है लेकिन ये रेजोनेंस स्टेज पे है, तो बोला तक तो कि यहाँ पे एजो ऐसा आ रहा होगा, और यहाँ पे आई नोट की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो वी नोट बाई आर के बराबर आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि सेम फेज में चल रहा है। चलो अब अपन बात करते हैं पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट कितना आएगा। अपन जान रहे हैं कि यहाँ पे फाई की वैल्यू है 0 डिग्री, देयर शुड नॉट बी एनी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो देखो अगर आप पावर फैक्टर निकालते हो, क्या निकालने जा रहे हो, अगर मान लो आप पावर फैक्टर निकालते हो, पावर फैक्टर को आप किससे दिखाते हो, cos पाई से, तो आप लिखोगे cos 0 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो याद रखना पावर फैक्टर जो है ये मैक्सिमम आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो आपसे ये भी दिया जा सकता है कि अगर कोई LCR से सर्किट है उसका पावर फैक्टर जो है वो मैक्सिमम है, PF क्या है, मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम की वैल्यू इतनी है, तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए वहीं पे कि वो जो LCR सीरीज सर्किट है बच्चों वो रेजोनेंस स्टेज पे है, किस पे, रेजोनेंस स्टेज पे है। चलो ये तो हुई पावर फैक्टर की बात। अगर आप एवरेज पावर डिसिपेशन की बात करते हो तो बताओ कितना आएगा। अगर आप एवरेज पावर डेसिपेशन की बात कर रहे हो तो जो P एवरेज आएगा बच्चों वो अपन देख लेते हैं कि VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई 0 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा VRMS इंटू IRMS। एक फॉर्मूला ये बना। देखो आप ऐसा लिख सकते हो VRMS स्क्वायर बाई R, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि VRMS इज इक्वल टू, ठीक है, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R, ठीक है। तो यहाँ IRMS को मैंने रिप्लेस कर दिया तो VRMS बाई R लिखूंगा तो ये वाला फॉर्मूला बचेगा, या नहीं तो V को रिप्लेस कर दो, V को रिप्लेस करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखो यहाँ 3 फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल रहा है, ये हुआ एवरेज पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। चलो तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि जो बच्चों पावर डिसिपेशन है ये क्या है, ये जो है मैक्सिमम आ रहा है। तो याद रखना अगर किसी LCR सर्किट का पावर डिसिपेशन जो है मैक्सिमम आ रहा है तो वो रेजोनेंस स्टेज पे होगा, क्या होगा, रेजोनेंस स्टेज पे होगा। चलो अब अपन क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये है जो ग्राफ है वो है Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ठीक। चलो देखो इसमें जो ग्राफ आएगा इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपको पता है कि Z जो है वो मिनिमम आ रहा है, क्या है, और उसकी वैल्यू R है, और ये जो है ये FR है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू मिनिमम आ रही होगी, कितना आ रही होगी, उसकी वैल्यू जो होगा वो जो वैल्यू आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा। तो देखो ये जो ग्राफ बन रहा होगा ये ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। चलो अगर इधर देखें F इज लेस देन FR और F इज ग्रेटर देन FR, अगर इस रीजन और इस रीजन की बात करें तो देखो F इज इक्वल टू 0 पे ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये तब होगा जब XC की वैल्यू ओमेगा नीचे आए, मतलब क्या हो, FR जो है वो नीचे आए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ XC इज इक्वल टू 1/2 पाई F इंटू C। अगर F 0 डाल रहा हूँ तो इन्फिनिटी जा रहा है, ये कब होगा, जब वो कैपेसिटेंस होगा ना, कैपेसिटेंस होगा। तो अपन यहाँ देख सकते हैं इधर के लिए ये सर्किट जो है इसका नेचर जो है वो कैपेसिटिव सर्किट है, क्या, कैपेसिटिव सर्किट। इधर अपन देखेंगे तो ये इंडक्टिव सर्किट है, क्या, ये इंडक्टिव सर्किट है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जा रहा है, क्या बन रहा है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जा रहा है। अपन जानते हैं कि ये जो कैपेसिटिव सर्किट के केस में बच्चों जो पावर फैक्टर आता है, या फाई बोल दो, पावर फैक्टर मत बोलो, जो फेड वो नेगेटिव आता है, और यहाँ पे क्या होता है इंडक्टिव के केस में जो फाई आता है वो पॉजिटिव आता है, और यहाँ जो फाई होता है वो 0 आता है ना बच्चों, ठीक है। चलो 0 डिग्री आता है। अब ये तो था इम्पीडेंस वर्सेस फ्रिक्वेंसी का कर्व। अब अपन ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी। क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, अब जा रहे हैं ड्रॉ करने करंट वर्सेस जो
8वां नंबर है वो है आई वर्सेस फ्रिक्वेंसी का। चलो अब हम जानते हैं कि ये जेड मिनिमम आ रहा है, जेड मिनिमम पे करंट कहाँ जाएगा, मैक्सिमम पे। तो एफ इज इक्वल टू एफ आर पे करंट जो है मैक्सिमम पे जाएगा, फिर ऐसे मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। एफ इज लेस देन एफ आर और एफ इज ग्रेटर देन एफ आर। तो ये है करंट की वैल्यू, ये है मैक्सिमम करंट, ठीक है। ये करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी का कर्व, इसको आगे डील करेंगे डिटेल में कि बच्चों ये होता क्या। चलो अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी या इसी को बोल दो रेजोनेंस ओमेगा आर या एफ आर से दिखाने जा रहे हैं ना, इसको एफ आर से दिखा रहे हैं। अपन देख पा रहे हैं कि रेजोनेंस कंडीशन पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी है, तो एक्सएल को क्या लिख दोगे, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी। क्योंकि रेजोनेंस स्टेज पे है तो मैं ओमेगा आर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ओमेगा आर स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1/LC, तो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा आर इज इक्वल टू रूट अंडर 1/LC, मतलब 1/√LC, ठीक है। ये है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। अब अपन फ्रिक्वेंसी की बात करें तो अपने को पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ होता है, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। तो अगर मैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो लिखूंगा 1/2 पाई रूट अंडर LC। दिस इज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्या है ये है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अपन देख चुके हैं कि एट रेजोनेंस, अपन क्या देखे कि एट रेजोनेंस अपने को जो दिखाई दिया बात बच्चों वो था कि V जो है अपन देख पा रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस, जैसे मान लो मैं L बना रहा हूँ, ठीक है, C बना रहा हूँ और R बना रहा हूँ, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं किसी AC सोर्स से जोड़ रहा हूँ, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो इसके क्रॉस वोल्टेज VL है, इसके क्रॉस VC और इसके क्रॉस VR है। तो अपन देख पा रहे हैं कि VL इक्वल टू VC है, तो VL इज इक्वल टू VC है। तो अगर अपन इसमें फेजर कर रहे थे तो V की जो वैल्यू थी वो थी VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। चूंकि VL इज इक्वल टू VC तो ये कैंसिल, तो V जो है वो VR के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, V जो है VR, मतलब आप जितना सप्लाई दोगे वो इसके क्रॉस आ रहा होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस पे अपन जितना सप्लाई देंगे वो टोटल कहाँ पे आ रहा होगा, वो आ रहा होगा पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के क्रॉस। चलो अब अपन बात एक नोट देख लेते हैं, ठीक है। वो नोट क्या है कि अपन जान रहे हैं कि रेजोनेंस स्टेज पे जो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट है बच्चों वो क्या है। अपन नोट देखें तो अपन देख रहे हैं कि एट रेजोनेंस अपन ये देख पा रहे हैं कि Z इज मिनिमम विच इज इक्वल टू R। अगर Z मिनिमम है तो I जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, I जो है वो मैक्सिमम होगा। देखो अगर ऐसा है तो अपन RLC रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, एक्सेप्टर सर्किट, RLC रेजोनेंस सर्किट को अपन एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं क्योंकि इस स्टेज में अपन देख पा रहे हैं कि Z जो है मिनिमम होगा। Z जो है बच्चों क्या होगा, तो ऐसा क्यों बोलते हैं। अगर मान लो बहुत सारा करंट है, बहुत सारा करंट से अपने को किसी पर्टिकुलर करंट को चूज करना है, तो होगा क्या कि वो सर्किट अगर वो रेजोनेंस स्टेज पे है तो वो सर्किट किसी भी वैल्यू ऑफ करंट को जो है आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा आउट ऑफ दोज करंट। मतलब बहुत सारा करंट है, अगर उससे किसी करंट को पिक करना है तो वो बहुत आसानी से उसको पिक कर लेगा, बशर्ते उस करंट का जो उस करंट का जो फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्किट से मैच हो जाए। क्या हो जाए, फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्किट से मैच हो जाए। तो लिख लो, सिंस इम्पीडेंस इज मिनिमम
impedance of circuit is minimum, so it is acceptor circuit. It is acceptor circuit. Acceptor circuit because it accept, लिख लो, because it accept the current easily, whose उसका whose frequency is, लिख लो, whose frequency is equal to नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट. नेचुरल फ्रीक्वेंसी. आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे करंट से अगर किसी सर्किट को करंट एक्सेप्ट करना है तो उन बहुत सारे करंट्स में से जिस करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट के फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, उस करंट को वो इजीली पिक कर लेगा. उस करंट को इजीली पिक कर लेगा. दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नोन एज एक्सेप्टर 1. ठीक है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं. चलो अब हम बात करने जा रहे हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. क्या बात करने जा रहे हैं? एक अलग सा टॉपिक है, वो है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. चलो टॉपिक लिख लेते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होता क्या है. देखो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब वैसा फ्रीक्वेंसी जहां पे पावर जो है, पावर ऑफ द सर्किट जो है वो हाफ हो जाए. तो लिख लो इसका डिफिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड, यहाँ लिख लो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड AC voltage, applied AC voltage where power consumption is half of maximum power. अब यहाँ बात जानने वाली है कि मैक्सिमम पावर मतलब पावर at resonance is known as हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. हाफ पावर, इसका और भी नाम है, अपन बाद में देखते हैं. हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब कहने का ये बात है बच्चों कि अगर सोर्स वोल्टेज की वो फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड सोर्स वोल्टेज की वो फ्रीक्वेंसी जहां पे पावर कंजम्पशन जो है मैक्सिमम पावर का आधा हो जाए, तो वैसी फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. चलो एक सर्किट, एक ग्राफ बनाते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं. अपन देखे थे कि करंट की वैल्यू जो है ग्राफ था वो ऐसा था. ये था, मान लो ये था ओमेगा आर, ठीक है, और मान लो कि ये मैं मान रहा हूँ कि वो जो है यहाँ पे P जो है वो हाफ हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू P मैक्स बाई 2, और ये जो है वो जो है मैक्सिमम पावर आ रहा है. क्या ये मैक्सिमम पावर वर्ड से लेके जाऊँ, ये I है ना, तो यहाँ I मैक्सिमम है, तो I मैक्सिमम है तो यहाँ पे P मैक्सिमम आएगा, P मैक्सिमम आ रहा होगा ना. चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. चलो ये जो है ये I हाफ है. क्या है? I हाफ. जहाँ पे वो करंट जहाँ पे क्या हो रहा है, पावर जो है हाफ हो रहा है, इसको अपन बोल रहे हैं ओमेगा 1 और इसको बोल रहे हैं ओमेगा 2. क्या बोल रहा है? ओमेगा 1 और ओमेगा 2. यहाँ से यहाँ तक डेल्टा ओमेगा है और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा ओमेगा है. ठीक है बच्चों, और ये टोटल जो होगा वो 2 डेल्टा ओमेगा होगा, जिसको अपन बोलेंगे बैंडविड्थ. क्या बोलेंगे? इसको बैंडविड्थ बोल रहे हैं. ठीक है, चलो यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बारे में लिख लेते हैं कि ओमेगा और ओमेगा 2 है क्या. अपन देख पा रहे हैं कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे, देखो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे पावर जो है आधा हो रहा है ना, तो उस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोले हैं? देखो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ लिख लो
ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को पहली बात तो अपन हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, यहाँ पे पावर जो है आधा हो रहा है वैसा फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। इसको एक और नाम से बोलते हैं साइड बैंड फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं? साइड बैंड फ्रिक्वेंसी या गार्ड बैंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, या गार्ड बैंड फ्रिक्वेंसी, ये इसी के नाम है ना, एक ही बंदी का नाम है ना। चलो यहाँ आप जान लिए कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हाफ पावर फ्रिक्वेंसी ही क्यों बोल रहे हैं। चलो तो यहाँ देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक ओमेगा आर है, ठीक है, तो ओमेगा 1 को क्या लिखोगे? ओमेगा 1 को लिखोगे ओमेगा आर माइनस दिस डेल्टा ओमेगा। तो चलो मैं यहाँ लिखूँ तो ओमेगा 1 को लिखूंगा ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। या अगर मैं इसको फ्रिक्वेंसी में लिखा रहता तो ये लिखता ऐसा, ठीक है, चलो इसको ऐसे लिखता यहाँ से। अगर ओमेगा 2 को लिखूँ तो मैं लिखूंगा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, या F2 लिखा रहता है यहाँ पे तो मैं लिखता एफ आर प्लस डेल्टा एफ। ये बात कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं किसी दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू आ रहा होगा ओमेगा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर। डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा है तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा आर जो होगा वो रूट अंडर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 आ रहा होगा। मतलब अगर ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और आपको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है तो आप साइड बैंड फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर निकाल लोगे ना, या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू रूट अंडर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी F1 इंटू F2। पहली बात यहाँ से आसानी से निकाल लोगे, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब अपन ये देख पा रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ और आप लोग इसका डायग्राम याद रखना। देखो अपन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे क्या देख पा रहे हैं? अपन देख पा रहे हैं ये देखना एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 जो पी हाफ है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे, जो पी हाफ है बच्चों वो पी मैक्स बाई 2 है। मतलब इसको अपन लिख सकते हैं पी मैक्स मतलब पावर एट रेजोनेंस ना, पावर एट रेजोनेंस बाई 2 है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आप पी हाफ को कैसे लिख सकते हो? आई हाफ का स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू पी मैक्स को कैसे लिखोगे? आई मैक्स स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं कि आई हाफ जो है वो आई मैक्स बाई रूट 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो पी हाफ आई हाफ को क्या लिख सकते हैं? वी बाई जेड इज इक्वल टू आई मैक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ? वी बाई आर, क्योंकि रेजोनेंस पे ये है तो वी बाई आर लिखा जा सकता है। चलो तो यहाँ से अपन जेड देखें तो जेड की वैल्यू जो है ये कैंसिल होके आ रहा है रूट 2 आर के बराबर। तो आप ये भी बोल सकते हो कि होता क्या है कि इम्पीडेंस जो है रूट 2 आर के बराबर आ रहा है एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। चलो अगर अपन इसको थोड़ा सा स्क्वायर करें तो ये आ रहा होगा 2r स्क्वायर, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अपन ये जानते हैं बच्चों कि एक्सएल माइनस एक्सी, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर के बराबर आता है। ये अपन सीरीज आरएलसी में देख लिए थे। तो यहाँ जेड स्क्वायर की जगह डाल दो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। यहाँ से अगर सॉल्व करते हो तो देखो एक्सएल माइनस एक्सी की जो वैल्यू आ रही होगी वो आर के बराबर हो रही है। तो आप ये भी देख पा रहे हो कि हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पे जो नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट है, याद रखना नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस तो रूट 2r के बराबर आ रहा है हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे, लेकिन जो नेट रिएक्टेंस है बच्चों, जो नेट रिएक्टेंस है वो कितना आ रहा है? वो R के बराबर आ रहा है, रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि अगर नेट रिएक्टेंस जो है रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो वो क्या होगा? वो तभी होगा जब वो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे हो। क्या हो? हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे हो। चलो अपन ये भी देख चुके हैं कि tan phi
इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाई आर। तो एक्सएल माइनस एक्ससी को आर डिवाइड बाई आर, इसको कैंसिल करें तो 1 आ रहा होगा। तो फाई की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री या पाई बाई 4 आ रहा है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि हाफ और फ्रिक्वेंसी पे जो फेज डिफरेंस है वो 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है तो पावर फैक्टर की वैल्यू बताओ कितना होगा। cos 5 इक्वल टू cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 के बराबर आ रहा हुआ। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपन देखे थे कि एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू आर के बराबर है। एक्सएल को क्या लिखते हैं ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू आर। मैं एल से डिवाइड कर देता हूँ तो लिखूंगा माइनस 1/ओमेगा एल सी इज इक्वल टू आर बाई एल। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन देखे हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ये अपन देख चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ पुट करूँ और यहाँ देखो 1/LC को अपन लिख सकते हैं ओमेगा आर स्क्वायर, लिखा जा सकता है। तो मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ डालता हूँ तो देखो क्या मिल रहा होगा। यहाँ जो मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा आपको। चलो ओमेगा की जगह क्या डालना है, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर यहाँ ओमेगा की जगह डाल दिया, माइनस 1/LC की जगह ओमेगा आर स्क्वायर ऊपर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा की जगह इज इक्वल टू आर बाई एल, ये लिख सकता हूँ आसानी से। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ तो अपन लिख सकते हैं ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर स्क्वायर, इसको मैं लेके जा रहा हूँ ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है, का पावर -1 इज इक्वल टू आर बाई एल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ओमेगा आर कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना ओमेगा आर जैसे ही कॉमन करूँगा तो यहाँ ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा आर, यहाँ 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर बचेगा, पावर -1 इज इक्वल टू आर बाई एल। यहाँ से ये कैंसिल, ये पावर कैंसिल हो रहा होगा और ये बाइनोमियल लगाऊंगा तो देखो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा आर 1 माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा आर इज इक्वल टू आर बाई एल। इसको अंदर लेके जाऊँ तो देखो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस, ठीक है, प्लस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई एल आ रहा होगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई एल आ रहा है। और हम देखे थे कि 2 डेल्टा ओमेगा को मैं क्या लिखा था, बैंडविथ, बैंडविथ आ रहा है आर बाई एल के बराबर। क्या आ रहा है, आर बाई एल के बराबर होगा। मतलब यहाँ से अपन डेल्टा ओमेगा जो निकाल रहे थे ग्राफ में उसकी वैल्यू आर बाई 2L के बराबर आएगी। क्या आएगी, आर बाई 2L के बराबर आ रहा होगा। तो अपन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को एल और सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो हमने क्या लिखा था, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ओमेगा आर को क्या लिखते हैं 1/√अंडर से, डेल्टा ओमेगा कितना निकाल के रखे हो, आर बाई 2L, आर बाई 2L है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये आएगा ओमेगा 1 की वैल्यू। सिमिलरली आपको अगर मैं बोलूँ ओमेगा 2 तो ओमेगा 2 को क्या लिखे थे, तो साइड वेव फ्रिक्वेंसी थे, तो 1/√अंडर से, ठीक है, प्लस आर बाई 2L, ये आ रहा होगा ओमेगा 2 की वैल्यू जो कि साइड बैंड फ्रिक्वेंसी थी। क्या थी बच्चों, साइड बैंड फ्रिक्वेंसी थी। तो बैंडविड्थ निकाल लिए, साइड बैंड फ्रिक्वेंसी निकाल लिए, ठीक है। अब चलो एक इम्पोर्टेंट, छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है बच्चों क्वालिटी फैक्टर। क्या, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर की क्वालिटी फैक्टर होता क्या। देखो किसी भी सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो रेशियो बताता है एनर्जी स्टोर्ड, पावर स्टोर्ड विथ पावर डिसिपेटेड, ठीक है। तो ये क्या आइडिया देता है, ये देता है इट गिव्स द रिलेटिव इंफॉर्मेशन, रिलेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट stored energy
per cycle to the dissipated energy per cycle of the circuit, पर साइकिल क्या बताता है, पर साइकिल, याद रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है अपन देखते हैं, ठीक है। चलो इसको अपन क्वालिटी फैक्टर को मैं क्यू से दिखा रहा हूँ, 2 पाई, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड विथ मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड। मतलब स्टोर्ड एनर्जी कहाँ होगी, एक्सएल बाई आर या एक्सी बाई आर। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। क्या है, यह है क्वालिटी फैक्टर। एक्सएल को लिखोगे तो लिखोगे ओमेगा एल बाई आर या लिखोगे 1/ओमेगा सी आर। ये होगा क्वालिटी फैक्टर ऑफ इन सर्किट। अगर क्वालिटी फैक्टर को बच्चों रेजोनेंस स्टेज पे देखें तो आप यहाँ पे रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी लिखोगे तो Q इज इक्वल टू ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाई आर, या आप लिखोगे 1/ओमेगा आर सी आर, ठीक है। ये लिखोगे आसानी से। चलो तो अगर आप ओमेगा आर को सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको पता है कि 1/√LC होता है ना। तो यहाँ जो आपको वैल्यू मिल रहा होगा वो देखो क्या मिल रहा होगा, क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस क्या मिल रहा होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो क्वालिटी फैक्टर मिल रहा होगा वो L/R 1/√LC, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाए तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं तो इसको अंदर लेके जाए तो L² अंदर जाएगा तो L² डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ R है ना बाहर, L इंटू सी, L से L गया तो यहाँ क्वालिटी फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/√LC, ठीक है। मतलब आप क्वालिटी फैक्टर को ऐसे लिख सकते हो, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू L/R √1/LC, या इसको आप लिख सकते हो 1/R√L/C। चलो ये याद रखना, ये रेजोनेंस स्टेज पे है। क्या पे, किस पे, रेजोनेंस स्टेज पे है। चलो L/R को क्या लिखा, चूंकि अपने को पता है कि R/L जो होता है वो होता है बैंडविड्थ जिसको अपन डेल्टा ओमेगा से दिखाते हैं, 2 डेल्टा ओमेगा से दिखाते हैं ना। यहाँ लिख लो 2 डेल्टा ओमेगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1/R/L और 1/√LC को लिख सकते हैं ओमेगा आर, ऊपर में लिख दिया। और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 डेल्टा ओमेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा आर डिवाइड बाई 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, ये क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड्थ। तो एक और फॉर्मूला आपको मिल गया रेजोनेंस स्टेज पे क्वालिटी फैक्टर का, वो है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये कैसे आ रहा है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। चलो एक और टर्म की बात करते हैं, वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और क्वालिटी फैक्टर में क्या डिफरेंस है, या क्वालिटी फैक्टर को कम मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, उसको देखते हैं। चलो यहाँ जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है मैग्निफिकेशन। किसी भी सर्किट को मैग्निफिकेशन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सीरीज LCR, याद रखना अगर कोई सीरीज LCR, ठीक है, रेजोनेंस सर्किट है तो उसको अपन वोल्टेज मैग्नीफायर भी बोलते हैं। दैट्स वाई यहाँ क्वालिटी फैक्टर को अपन मैग्निफिकेशन से भी इक्वेट कर सकते हैं। देखिए देखो यहाँ पे जो है ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। वोल्टेज मैग्निफिकेशन मतलब वोल्टेज का बढ़ना। तो देखो VL और VC को आप लिख सकते हो क्वालिटी फैक्टर इनटू सप्लाइड वोल्टेज। क्या होगा, सप्लाइड वोल्टेज, ये बात याद रखना, ठीक है। और सीरीज LCR या RLC रेजोनेंस सर्किट को वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट भी बोला जाता है। तो अगर रेजोनेंस मैग्निफिकेशन फैक्टर, याद रखना रेजोनेंस मैग्निफिकेशन
फैक्टर इज कॉल्ड एज क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ना, इसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं। याद रखना क्यू फैक्टर को अपन यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्निफिकेशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्निफिकेशन फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस ऑफ सर्किट, शार्पनेस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस। तो याद रखो कि जो क्यू फैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेलेक्टिविटी के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शार्पनेस के, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ के। क्या होता है, अगर बैंडविड्थ कम है तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो अगर आप आर घटाते हो तो आप क्वालिटी फैक्टर में फॉर्मूला देख चुके हो कि उसके बीच का जो रिश्ता है वो इनवर्स का है, तो अपन देख पा रहे हैं इनवर्स का रिश्ता है। तो अगर इसको घटाते हो, आर को घटाते हो, तो क्यू फैक्टर बढ़ा रहे हो, और क्यू फैक्टर बढ़ा रहे हो मतलब शार्पनेस बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, शार्पनेस बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है। चलो एक छोटा सा सर्किट से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपन देखें तो ये कैसा है, ठीक है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे है, ये आई है ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं, ये आई वर्सेस ये है R1, ये है R2 और ये है R3। इस केस में मान लो कि क्वालिटी फैक्टर Q1 है, इसमें Q2 है और इसमें Q3 आ रहा है क्वालिटी फैक्टर। अगर इसकी बैंडविड्थ देखें बच्चों तो अपन देखे थे कि क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ जाहिर सी बात है इस केस में R1 के केस में करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है, मतलब R1 की वैल्यू कम रही होगी, करंट मैक्सिमम मतलब R1 की वैल्यू कम होना, तो R1 जो है कम होगा, फिर R2 रहा होगा और फिर R3। इस केस में बैंडविड्थ ऑफ 1 इज लेस देन बैंडविड्थ ऑफ 2 इज लेस देन बैंडविड्थ ऑफ 3, थर्ड सर्किट ग्राफ से देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3, ये रहा क्वालिटी फैक्टर का ऑर्डर। चलो अब थोड़ा जो सवाल देखते हैं, एक दो सवाल ऐसा है, जो पहला सवाल है बच्चों वो ऐसा है कि आपको LCR सर्किट गिवन है, LCR सर्किट गिवन है और इसमें वोल्टेज जो है सप्लाई है वो दिया हुआ है, C है, R है और L है। यहाँ जो वोल्टेज दिया है वो 110 वोल्ट और जो फ्रिक्वेंसी गिवन है बच्चों वो 60 हर्ट्ज है। आपको ये चीज गिवन है कि इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है V1, ठीक है, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर V2 लगा हुआ है और इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर V3 लगा हुआ है, AC वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, ठीक है। V1 और V2 की रीडिंग गिवन है 300 वोल्ट और 300 वोल्ट, V1 और V2 की वैल्यू गिवन है। तो आपको जो सवाल पूछा गया है फाइंड, एक एमीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे ना, यहाँ एक एमीटर भी लगा हुआ है, फाइंड रीडिंग ऑफ V3, AC वोल्ट मीटर V3 की रीडिंग बताओ एंड एमीटर की रीडिंग बताओ, जो AC एमीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग बताओ। तो अगर आप इसको देखोगे तो अगर सॉल्यूशन बना रहे हो तो ये देखो कि वोल्टेज अक्रॉस L और C दिया हुआ है, VL इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू 300 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है। मतलब अगर ऐसा गिवन है तो डायरेक्टली ये गिवन है कि ये जो LCR सर्किट है, सीरीज सर्किट है, ये रेजोनेंस स्टेज पे है। क्या, ये जो है रेजोनेंस स्टेज पे है। तो रेजोनेंस स्टेज पे है बच्चों, तो अपने को पता है कि ये जितना भी सप्लाई वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस आ रहा होगा, तो आप डायरेक्ट लिखोगे V3 इज इक्वल टू, चूंकि फ्रिक्वेंसी में गिवन है और तो ये डायरेक्ट RMS वैल्यू गिवन है, तो VRMS इज इक्वल टू 110 वोल्ट। याद रखना RMS वैल्यू रीड करता है AC मीटर, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो V3 की जो रीडिंग होगी वो जो होगी वो होगी 110 वोल्ट। चलो आपको पता है कि पूरा वोल्टेज जो है यहाँ आ गया, वो कितना आ गया 110 वोल्ट, तो इससे जाने वाला करंट सेम होगा,
तो इस करंट को ही मेजर कर रहा होगा एमीटर, और इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा 110 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 110 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू, आर की आर 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 तो अपने को गिवन है क्या, आर गिवन नहीं है ना, तो आर गिवन नहीं है तो आप आई आर एम एस को डायरेक्ट निकाल लो, वी आर एम एस बाई आर। आर की वैल्यू गिवन रहना भी चाहिए, नहीं तो कैसे निकालोगे। यहाँ आर की वैल्यू लिख लो, आर की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं 220 ओम, ठीक है, 220 ओम लिख लो, ये 220, तो यहाँ से काटोगे तो 1/2 एम्पियर आ रहा होगा। 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर, बिना आर का कैसे निकलेगा, नहीं निकलता ना। चलो डाटा नहीं गिवन था, चलो एक और छोटा सवाल देखते हैं। वो सवाल जो है वो ऐसा है कि ऐसा है, वापस सीरीज आरएलसी सर्किट है अपने को गिवन। यहाँ जो वोल्टेज है वो 300 वोल्ट लगा के रखा हूँ। अगर वोल्टेज सिर्फ गिवन है तो आरएमएस वोल्टेज गिवन है फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है। एक एसी वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा इसके क्रॉस, तीसरा इसके क्रॉस लगा हुआ है। ये सब एसी वोल्ट मीटर हैं। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। ये एक्सएल इज इक्वल टू 10 ओम गिवन है, एक्सी इज इक्वल टू 10 ओम गिवन है, आर की वैल्यू भी 10 ओम गिवन है, ठीक है। आपको ये बताना है कि रीडिंग ऑफ V1, V2 जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, V3 सबकी रीडिंग बताना है। तो देखो इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ फटाफट। अपन ये देख पा रहे हैं कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी गिवन है, दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ रेजोनेंस स्टेट, ठीक है। अगर ऐसा अपने को गिवन है बच्चों, तो ऐसा गिवन है तो जितना सप्लाई वोल्टेज है वो आरएमएस वोल्टेज के बराबर होगा, जो कि इसके बराबर दिया हुआ है। तो ये जो थर्ड वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो तो 300 वोल्ट आ ही रहा होगा। क्या रहा होगा, 300 वोल्ट आ ही रहा होगा। अगर आप आई आर एम एस निकालते हो तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 30 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो V1 को आप लिखोगे I इंटू एक्सएल 1, तो इज इक्वल टू 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300 वोल्ट, और V2 जो रीडिंग दे रहा है I इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300 वोल्ट। ये रीडिंग आ रहा होगा V1 और V2 की। चलो एक और छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है कि अपने को एक L गिवन है, C गिवन है और R गिवन है, और इसको मैंने AC सप्लाई दिया है, और जो AC सप्लाई है वो है V इज इक्वल टू 20 cos 2000 पाई टी है ना, 2000 पाई नहीं है, यहाँ हटा दो, यहाँ टी गिवन है ना। और ये 5 मिली हेनरी और 4 ओम का इसका रेजिस्टेंस है, जो कॉइल है ये है 50 माइक्रोफैरेड, और आर की वैल्यू है 6 ओम। और यहाँ से यहाँ तक एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, एसी वोल्ट मीटर, और यहाँ V2 कनेक्टेड है जो कि आर के क्रॉस कनेक्टेड है। आपको बताना है, और एक यहाँ भी कनेक्टेड है एमीटर। क्या कनेक्टेड है, एमीटर। आपको जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग। क्या पूछा गया है, रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। चलो यहाँ जो पूछा गया आपसे सवाल वो पूछा गया है कि फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर and also find power dissipated in इंडक्टर। इंडक्टर में कितना पावर डिसिपेट हुआ। चलो
यहाँ अपने को ओमेगा गिवन है, अगर यहाँ कंपेयर करें तो v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू जो गिवन है वो 2000 दिया हुआ है, और पीक वैल्यू अपने को गिवन है 20। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम है, अगर एक्सेल और एक्सी नहीं दिया हो तो उसका कैलकुलेशन करना। चलो एक्सेल का कैलकुलेशन करूंगा तो ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू है 2000 इंटू एल की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट कर रहे होगे तो 10 ओम आ रहा होगा। सिमिलरली अपन अगर एक्सी निकालें तो 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2000 इंटू सी की वैल्यू निकालते हैं, सी कितना है 50 इंटू 10⁻⁻6, इसको कैलकुलेट करते हो तो इसका भी वैल्यू 10 ओम ही आ रहा है। कितना आ रहा है? तो यहाँ देख पा रहे हैं चूंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है तो ये पूरी सर्किट रेजोनेंस स्टेज में है। किसमें है? रेजोनेंस स्टेज में। और रेजोनेंस स्टेज में जो V2 होगा, V2 हो जाएगा वो Vrms के बराबर हो जाएगा सोर्स के। तो सोर्स का Vrms निकालूंगा तो 20 डिवाइड बाई √2 मतलब V0/√2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई √2 आ रहा होगा ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ रहा होगा 10√2 वोल्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये अपने को निकल रहा होगा V2 निकल रहा। अब चलो Irms निकालना है, तो Irms इज इक्वल टू Vrms डिवाइडेड बाई R। और यहाँ जो R होगा बच्चों वो देखो 6 + 10 सीरीज में, तो 20/√2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू ये आ रहा होगा √2 एम्पियर। कितना आ रहा होगा? इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा √2 एम्पियर। कितना? √2 एम्पियर। चलो अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अब अपन निकाल सकते हैं यहाँ से कि V2 की जो रीडिंग होगी वो कितना होगी। अगर आप V2 की रीडिंग देखोगे तो V2 की जो रीडिंग होगी वो पावर डिसिपेशन होगा R के क्रॉस उतना ही होगा। तो Irms इंटू कितना करोगे 6, तो V2 की वैल्यू आ जाएगा √2 इंटू 6 इज इक्वल टू 6√2 वोल्ट। अगर आप V1 निकालते हो तो V1 जो होगा वो Irms इंटू, ठीक है, Irms कितना रहा होगा Irms इंटू R ऑफ कॉइल, इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा 4√2 वोल्ट के बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत? पावर डिसिपेटेड इन कॉइल कितना आ रहा होगा? ये आ रहा होगा Irms का स्क्वायर इंटू R ऑफ कॉइल, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 वाट आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 8 वाट आ रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। चलो एक और छोटा सवाल देखते हैं, इस सवाल को करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राफ के बेस पे पूछा हुआ सवाल है, कभी आपसे पूछा जा सकता है तो इसका अप्रोच जान लेना होगा। देखो अगर अपन कोई आपको एक ऐसा सर्किट देता है, ऐसा ग्राफ देता है मान लो, ठीक है, ए ओमेगा आर ले लो, इसको ओमेगा आर यहाँ दिया है 1.4 और यहाँ मान लो, यहाँ रुक जाओ एक मिनट, यहाँ इसको लिखते हैं ना 1.4 और यहाँ है 0.8 और ये है आई हाफ और ये है आई मैक्स। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है, ओमेगा। अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और आपसे कैलकुलेट क्या करा रहा है, आपसे बोल रहा है कि आप ओमेगा आर निकाल लो, दूसरा क्या बोल रहा है कि बैंडविड्थ निकाल लो। क्या निकाल लो? मान लो आपसे दूसरा जो कैलकुलेशन करा रहा है वो बैंडविड्थ का करा रहा है, मान लो जो तीसरा कैलकुलेशन करा रहा है वो क्वालिटी फैक्टर का करा रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? यह छोटा छोटा सवाल। तो इस केस में अपन देख चुके हैं कि अपन फॉर्मूला भी देखे थे बच्चों कि इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो हमने देखा था कि जो ओमेगा आर निकलता है वो आता है रूट अंडर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी। साइड बैंड फ्रिक्वेंसी अपने को गिवन है
ओमेगा 1 की वैल्यू गिवन है 0.8 इंटू 1.4, इसको कैलकुलेट करोगे तो 112 डिवाइड बाई 10 आ रहा होगा, इतना फ्रिक्वेंसी आ रहा होगा। चलो बैंडविड्थ कैसे निकालोगे? बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, 1.4 माइनस 0.8 0.6, ये आ रहा होगा ना, इतना रेडियन आ रहा होगा। चलो इसकी यूनिट लिख लेना, मैं इसको यूनिट में लिख रहा हूँ, इतना यूनिट्स। देखो क्यू फैक्टर को कैसे निकालोगे? क्यू फैक्टर अपने को पता है, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, तो सब कुछ निकाल के रखे हो, तो √112 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ 0.6 इंटू 10, तो जो क्यू फैक्टर आ रहा होगा बच्चों, ये कितना आ रहा होगा? √112 डिवाइडेड बाई 6, ये आ रहा होगा क्यू फैक्टर। तो ऐसा अगर ग्राफ गिवन है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो ना।